हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में टॉपिक शुरू किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे एक नया ग्लैंड दैट इज थायराइड ग्लैंड और इसके साथ ही एसोसिएटेड एक और ग्लैंड है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया है कि तीन टाइप के ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो होता है लीवर, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो होता है थायराइड। तो मोस्टली बच्चे क्या होता है, मोस्टली बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो गड़बड़ी कर देते हैं थायराइड ग्लैंड और लीवर को लेके। तो कीप इट इन माइंड, लीवर जो है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख के रखिएगा कि वहां पे आता है कि विच आर ऑफ फॉलोइंग एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन और मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इट इज कंसिडर्ड है कि ये थायराइड ग्लैंड है बेसिकली होमोलोगस है टू द एंडोस्टाइल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये कहा जाता है कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे उनमें जो एंडोस्टाइल बना था जिसमें म्यूकस की सेक्रेशन होती थी, वो आगे जाके जो है वो थायराइड ग्लैंड बना है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई ये उसका होमोलोगस है। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थायराइड की कार्टिलेज है उसके नीचे प्रेजेंट है। ये बाइलोब है, जैसे कि हम देख सकते हो एक लोब और दो लोब, हाईली वेसिकुलर है और कनेक्टेड बाय ईस्थमस। तो ये दो लोग जो है ये आपस में कनेक्टेड है, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से, इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ईस्थमस। ये थायराइड ग्लैंड है, चाहे ये वाला लोब चाहे ये वाला लोब, इसे अगर हम कटिंग करके देखें तो इसमें बड़े सारे फॉलिकल्स हैं। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स है इस फॉलिकल की लाइनिंग जो है वो कोवाइडल शेप सेल की है, क्यूब लाइक जो सेल है उसकी ये लाइनिंग है कोवाइडल सेल। ठीक, और इस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है कोलाइट। ठीक है, कोलाइट क्या है, इसकी सेक्रेशन है। और इन बिटवीन द फॉलिकल, फॉलिकल के बीच में नहीं लेकिन उन दो फॉलिकल के बीच में सी शेप सेल प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी शेप सेल। फॉलिकल क्या रोल प्ले करता है, सी शेप सेल क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोवाइडल सेल आप फॉलिकल क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं हार्मोन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो आपको पता है कि आयोडीन क्या है, आयोडीन हम खाने में लेते हैं। वो क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि वो जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड में अपना इंपैक्ट करता है। कैसे कि आयोडीन की प्रेजेंस में ही जो थायराइड के फॉलिकल है वो थायराइड हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, कि अगर वो नहीं होगा तो उसकी सिक्रेशन भी नहीं होगी। ठीक, देन हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन टेट्राआइडोथायरोडीन, जिसे थायरॉक्सिन भी बोला जाता है, एंड ट्राईआइडोथायरोडीन, जिसे T3 भी बोला जाता है। तो ये जो हार्मोन है प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली फॉलिकल्स। और एक और हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, कैल्सिटोनिन, बट उसमें फॉलिकल का कोई रोल नहीं है, उसमें ये जो सी सेल है इसका रोल है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, चाहे वो ट्राईआइडो है चाहे वो टेट्राआइडो है, तो वो फॉलिकल की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो कैल्सिटोनिन है वो सी शेप सेल जो है, जो फॉलिकल्स, दो फॉलिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, वो प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक, अब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर मतलब इस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहला, अगर ये थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रिएट हो जाए तो क्या होगा। तो थायराइड जो हार्मोन है बेसिकली करता क्या है, थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। ठीक है, हम जो खाना वगैरह खाते हैं तो ये कितनी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी और कितनी स्पीड से एनाबॉलिक रिएक्शन होगी उसे कंट्रोल करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हमारा जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बड़ी रैपिड पेस से होगा, तो एनर्जी स्टोर कम होगी लेकिन एनर्जी जो है वो ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी में फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए।
तो वो जो आदमी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो हमेशा लीन एंड थिन रहेगा, वो वेट को गेन नहीं कर पाएगा। उस केस में जो डिजीज होती है उसे बोला जाता है ग्रेव डिजीज। या हम इसे एक नाम और देते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, और इसका एक और नाम है टॉक्सिकोसिस। ये इसके अल्टरनेट नेम है ग्रेव डिजीज की। ग्रेव डिजीज को हम एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर भी बोल सकते हैं और थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोल सकते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन, कि अगर थायरॉक्सिन की ज्यादा सेक्रेशन होगी, हाइपर सेक्रेशन हो जाए। और क्रिटिनिज्म और मेसेडिमा ये दो डिसऑर्डर होते हैं जो क्यों होते हैं? इसकी हाइपोसेक्रेशन से। अगर सेक्रेशन जो है कम हो, ठीक है, जितनी बॉडी में सेक्रेशन होनी चाहिए उसके कंपैरेटिवली सेक्रेशन क्या है, थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से उसे डिजीज हो रहा है क्रिटिनिज्म और मेसेडिमा। जो क्रिटिनिज्म डिजीज है ये बेसिकली होता है चाइल्ड में, और मेसेडिमा ये होता है एडल्ट में, ठीक है। तो चाइल्ड में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? चाइल्ड में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो उसको खाना धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, वो थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा, बॉडी जो है वो थोड़ी फैटी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चा जो है वेट गेन कर देता है काफी ज्यादा। अगर यही चीज एडल्ट में होगी तो क्या होगा? उसकी पिजन का पेट बाहर निकल जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की अंडर प्रोडक्शन से, मतलब कम प्रोडक्शन से। और दोनों के नाम जो है वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज। बच्चों में उसका नाम अलग है और एडल्ट में उसका नाम अलग है, दोनों में ही उसके अलग अलग क्राइटेरिया। तो ये जो था थायराइड से कंसर्निंग। एंड व्हाट अबाउट कैल्सिटोनिन? जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसका क्या काम है? ये क्या करता है? जो भी आप कैल्शियम रिच खाना खाते हो वो ब्लड में जाता है कैल्शियम, तो वो कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन के ऊपर डिपोजिशन करता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम टू द बोन जो है वो कैल्सिटोनिन करवाता है। तो सो ये क्या करता है? ये क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। किस तरीके से मेंटेन करता है? कि जो ज्यादा कैल्शियम ब्लड में प्रेजेंट है वो ब्लड से उठा के सीधा डिपोजिशन करवा दी जाए बोन्स के ऊपर, ठीक। अब बात आती है पैराथायराइड की। पैराथायराइड क्या है? ये 4 नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है, ये 4 नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक। तो ये जो है लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड, और हर एक लोब थायराइड लोब के ऊपर 2 ही होते हैं। तो ये जो पैराथायराइड है ये मास ऑफ एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है। मास ऑफ एपिथेलियल थोड़ा रिचर सा नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसे कहा जाता है पैराथार्मोन, और उसका दूसरा नाम है कोलिक्स हार्मोन। पैराथार्मोन और कोलिक्स हार्मोन ये क्या फंक्शन प्ले करता है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। जो कैल्सिटोनिन करता है ये इसके विपरीत फंक्शन करता है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड से कैल्शियम को बोन में जमा कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ब्लड है, ब्लड से कैल्शियम ले रहा है और उसे बोन में दे रहा है। लेकिन अगर सोचो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, हम कैल्शियम रिच डाइट नहीं खा रहे, वो डाइट खा रहे जिसमें कैल्शियम की कमी है, तो क्या होगा? ये पैराथायराइड ग्लैंड एक कोलिक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। वो कोलिक्स हार्मोन बोन से कैल्शियम को निकालेगा और लेके जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसने उल्टा किया, वो बोन में डाल रहा है, ये बोन से निकाल रहा है। वो बोन में क्यों डाल रहा है? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया हुआ है। ये बोन से क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो चुका है, ठीक है। तो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो कोलिक्स हार्मोन और पैराथार्मोन बोन्स के ऊपर जाता है, वहां से कैल्शियम निकालता है और ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अगर इसकी हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर पैराथार्मोन की हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या डिजीज है? जैसे ये हड्डी है, ठीक है, इसमें कैल्शियम निकलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे सुराख बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, है ना। ये पोर्स 1 2 3 4, तो ये सुराख बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो बोन क्या होगी? ब्रिटल हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगी। उस चीज को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब सोचिए जो खाली बोन हो चुकी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मसल वगैरह की डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, मसल के फाइबर जो है यहाँ पे जमना शुरू हो गए, इस स्पेस को फिलअप करने के लिए। कैल्शियम नहीं,
बट मसल के फाइबर यहाँ पे शुरू हो चुके हैं इस स्पेस को फिल करने के लिए। उस कंडीशन को बोला जाता है ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस की सेकंड स्टेज, कि बोन से कैल्शियम निकाल लिया गया, अब वहां पे फाइबर जमा हो गया। नाउ पैराथायरॉइड टेक्निक, ये होता है ड्यू टू हाइपोसेक्रीशन, कम सेक्रीशन से। ये ज्यादा सेक्रीशन से था और ये कम सेक्रीशन से, जिसकी वजह से क्या होता है? पैराथायरॉइड टेक्नी हो जाता है, कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाता है, जिससे लॉक जा हो जाते हैं। जो जा है, ठीक है, तो क्या पता ऐसे बंद हो जाए, स्पून के साथ किसी साथ खोलना पड़े। तो ये टेक्निक में होते ही यही है कि जॉ लॉक हो जाना। लेकिन ये जॉ लॉकिंग क्या है? पैराथायरॉइड की वजह से हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैराथायरॉइड टेटनस, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो टेटनस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज, बट दिस वन इज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन और कोलिक्स हार्मोन। तो इस केस में जो है वो जॉ आपका लॉक हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड एंड पैराथायराइड। ये दोनों ग्लैंड को इकट्ठे इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि थायराइड में से एक हार्मोन, दैट इज कैल्सिटोनिन हार्मोन, का ही एंटागोनिस्टिक पार्ट जो है वो पैराथायराइड में था, और दूसरा पैराथायराइड जो है वो इटसेल्फ जो है वो थायराइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम अगला वीडियो करेंगे। टिल देन, थैंक यू।